नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में दिन भर किस तरह का कारोबार रहा, साथ ही बड़े जानकारों का क्या मानना है, मार्केट पर उनका व्यू क्या बन रहा है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही साथ दिन भर की अहम खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और दिन भर तो काफी अच्छी तेजी बनी रही। हमने देखा कि 17,700 के भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिले मार्केट में, लेकिन फिर आखिरी कुछ घंटों में ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखी गई और लाल निशान में क्लोजिंग हुई। आज एक्सपायरी के दिन तो एक्सपायरी जो हुई है वो 17,500 की हुई है अगस्त सीरीज की, और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी लाल निशान में 190 अंक नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली है। तो कमजोरी के साथ यहाँ पर अगस्त सीरीज ने क्लोजिंग दी है। लेकिन दिन भर आज बाजार का एक्शन कैसा रहा और ये पूरा सीरीज कैसा था, ये एक बार समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर आपको दोनों तरह के ट्रेड्स मिले हैं। इनफैक्ट लास्ट आवर में आपने एक्सपायरी का एक थोड़ा दबाव देखा कि 17,500 के आसपास हम क्लोज हुए, लेकिन 17,700 के ऊपर भी बाजार बहुत देर तक सस्टेन रहा है। यानी वहाँ पर जाहिर तौर पर यहाँ पर राइटर्स को भी मौका मिला है और बायर्स को भी मौका मिला आज पैसा कमाने का। एक्सपायरी थी इसलिए वॉलेटाइल ट्रेड थे, सिर्फ वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी भी थी। सो क्योंकि आज हमने देखा कि बड़े गेन्स जो इरोड हुए, लेकिन एक बार वेरी क्विकली आज के फिर सीरीज की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज के गेनर्स श्री सीमेंट, हिंडाल्को, डिविस लैब जैसे काउंटर्स आपके गेनर्स थे निफ्टी में। लूजर्स जहाँ पर आपने बड़े मूव देख लिए हैं, अदानी पोर्ट्स में बड़ी मूव देख चुके हैं, एनटीपीसी काफ़ी चल चुका है, तो वहाँ पर थोड़े आपको शॉर्ट इनिशिएट हुए। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ हुई होंगी पोजीशन की, यहाँ पर गेन्स इरोड हुए और ये लूजर्स रहे आज के सेक्टर्स। आज गेनर्स कौन से थे? तो क्लियरली बैंक्स ने परफॉर्म किया है, रियल एस्टेट स्पेस दूसरा जो दूसरे 2-3 दिन से आपको तेज दिखाई दे रहा है, और साथ ही सरकारी कंपनियां वहाँ मूवमेंट तेज थी। मेटल्स, फार्मा, ऑटो और आईटी ये ड्रैगर थे। एफएनओ में भी आपको बीएचईएल, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस डील्स लगी, यहाँ पर तेजी देखी। आरबीएल बैंक इस सीरीज में लगभग 40% तक का मूव दे चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग स्पेस में आपको लगभग 30% का मूव दे चुका है। आज कुछ और नए काउंटर्स ऐड हुए जो अगली सीरीज के लिए प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं। क्रम्पटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ काउंटर्स थे जो आपको अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार सीरीज की बात कर लेते हैं कि आज सीरीज में आपको किस तरह के इस पूरी सीरीज में कैसे देखने को मिले मूव्स। तो क्लियरली हमने देखा कि रियल एस्टेट सीरीज जो है उसने लगभग 2% की मूव यहाँ दिखाई। रियल एस्टेट पैक में इंडिया बुल रियल एस्टेट यहाँ पर लगभग 16% के मूव आपको इस सीरीज में देखने को मिले। आईटी जाहिर तौर पर रेड में क्लोज हुआ है, टॉप लूजर रहा है इसमें कोफोर्ज। बैंकिंग इंडेक्स ने 4% तक का मूव दिया अगस्त सीरीज में, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे बड़ा टॉप गेनर रहा। मीडिया स्पेस लगभग 2.3% का गेन यहाँ देखने को मिला। नज़ारा टेक ने लगभग 20% तक के गेन्स आपको दिए हैं, और निफ्टी ऑटो ने सीरीज में लगभग 4% के गेन्स किया है, और आयशा मोटर्स ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। आज जो हम बात भी कर रहे थे और जो कुछ 2 स्पेशल काउंटर्स, आरबीएल बैंक ये टॉप गेनर्स थे इस सीरीज के। 40% तक का मूव आपको आरबीएल बैंक ने दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट ने लगभग 34% तक का रिटर्न दिया। तो ये कुछ अगस्त सीरीज के हाइलाइट्स थे। देखना होगा कि अब सितंबर यानी कल से शुक्रवार से नई सीरीज की शुरुआत किस तरह से होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आखिरी कुछ घंटों में तो बाजार घूम ही गया, और किस तरह का एक्शन था दिन भर ये भी हमने आपके सामने रखा, और सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स भी आपके सामने रखे। अब देखना होगा कि नई सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को यानी कल के दिन कैसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। और क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अनिरुद्ध सरकार के साथ हमने खास बातचीत की, और उनका कहना है कि एनर्जी क्राइसिस के चलते यूरोप +1 थीम का फायदा अब भारत को होगा, और आने वाले समय के लिए इंडस्ट्रियल और बैंकिंग स्टॉक उनको अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने निवेश की राय दी। अभी दूसरा जो चल रहा है इज यूरोप +1। सो पहले चाइना +1 था, अभी जो बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस यूरोप +1 इज अनदर थीम। नाउ इन सब में जो बहुत ही एविडेंट होता जा रहा है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ इज दैट इंडिया में अगले 5 साल में जो डोमेस्टिक कैपेक्स होने वाला है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, this will be a very, very big theme which I think investors should not miss out. And within this, I would say कि कोई selective sector मत उठाइए. There are multiple sectors in the industrial capex. चाहे आप auto ancillary पकड़ लीजिए, small industrial goods, textiles, chemicals, engineering goods, बहुत सारे ऐसे sectors हैं जहाँ पे बहुत capex हो रहा है. दूसरा एक और जो
इन्वेस्टर्स बेट कर सकते हैं इज ऑन कंपनीज जो ये कैपेक्स, जो डोमेस्टिक कैपेक्स होता है उसको जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कंपनीज लाइक से फॉर एग्जांपल एबीबी, सीमेंस एक्सेट्रा, जो ये सब थिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द डोमेस्टिक साइड। एक होता है कि जहां पे आपका ये कैपेक्स बढ़ने वाला है तो ये इंडस्ट्रीज अच्छा करने वाले, दूसरा होता है कि वो कंपनीज जो ये कैपेक्स इंडिया में करने वाले हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। सो ये एक बहुत बड़ा थीम होने वाला है विच वी हैव बीन हाईलाइटिंग टू आवर इन्वेस्टर्स। हमारे पोर्टफोलियो में भी काफी एक्सपोजर है एंड ये एक एरिया है जहां पे मैं बोलूंगा कि इंडिया फ्रॉम जस्ट बीइंग अ सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। वैल्यूएशन तो अच्छा है बट हमेशा अगर हम पास्ट में देखें, जब भी कुछ कंसर्न हुआ है, कुछ नेगेटिव सरप्राइज आता है विद रिगार्ड टू सम एनपीए, वो छोटे बैंक को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसलिए एज अ पोर्टफोलियो वाइज मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो बड़े बैंक है जिनका बैलेंस शीट बहुत बड़ा है उन्हीं में राइट करें, बिकॉज चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो, वी लाइक बोथ। बट वो छोटे बैंक में थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है कि अगर एक बड़ा एनपीए आ गया वो पूरे बैलेंस शीट को इधर उधर कर देता है। हैविंग सेड दैट, आई वुड से इवन इन द पब्लिक स्पेस काफी सारे ऐसे छोटे बैंक्स हैं जो जिनका बैलेंस शीट एक्सट्रीमली क्लीन है। विदाउट टेकिंग नेम्स आई वुड से दैट काफी सारे ऐसे पीएसयूज में भी छोटे बैंक्स हैं जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। उनका बैलेंस शीट लास्ट 3-4 साल में बहुत स्ट्रांग हो गया है, कोई मेजर एनपीए का अभी उम्मीद नहीं है। सो आई वुड से वहां पे भी थोड़ा एलोकेशन करना चाहिए। बट अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग अगर मैं 100% पकड़ता हूँ उसमें आई वुड से स्टिल 75% आपका जो बड़े बैंक्स है उसमें होना चाहिए, 25% आप एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्मॉल बैंक्स जहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा हो सकता है। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड, आपने ये बैंकिंग बताया एंड उसके पहले हम लोग इंडस्ट्रियल बात कर रहे थे। आज के दिन में अगर आप पूछे तो इन्वेस्टर्स को 3 सेक्टर पे सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए जो हमारा उम्मीद है। फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट व्हाई वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडस्ट्रियल। दूसरा डेफिनेटली आपका बैंकिंग है, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, इफ वी आर गोइंग टू ग्रो एट 6-7% फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, आई थिंक बैंकिंग एक स्पेस है जो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द मेजर इंजन ड्राइवर फॉर दिस ग्रोथ। तीसरा जो सेक्टर है वो हमारा जो लगता है इज द एग्रीकल्चर। ना उसका भी कारण ये है कि उसमें अगर आप देखें कि जो वर्ल्ड में हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव शॉर्टेज ऑफ द फूड प्रोडक्शन, चाहे वो फर्टिलाइजर बोले या आउटपुट ऑफ द फूड बोले। वहां पे जो इंडिया का डोमिनेंस दिख रहा है विद रिगार्ड टू आवर ओन कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स अक्रॉस द बास्केट, वो बहुत ही I would say we are among the top first, second, third in various agricultural commodities. तो वो एक और तीसरा सेक्टर है जहां पे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अभी देखना चाहिए। सो इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर, ये 3 सेक्टर है जहां पे डेफिनेटली सबसे बड़ा पैसे बनाने का अपॉर्चुनिटी इज देयर। और दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा के मुताबिक फिलहाल बाजार का खराब दौर खत्म हो चुका है। इस समय निवेशकों को निवेश के लिए मौके तलाशने चाहिए, साथ ही कैपेक्स से फायदा मिलने वाली कंपनियों और साइक्लिकल कारोबार में निवेश की रणनीति बताई। The market is your best mehbooba, in my view, better than any human being, because she will throw a few tantrums once in a while. So if you can tolerate that hysteria, which we saw from Jan, right? I think till the first week of June, if you tolerate that hysteria, then there is plenty of euphoria ahead of you. And I think we have tolerated and survived the last 6 months of really hysterical times in a very negative way. And I think we are set for a great romantic affair with the market, especially people who didn't lose their shirts in that hysterical bout and are still in the game and batting at the wicket. I think this is a great time to be romancing the market. बिल्कुल, तो चलिए ये थे बाजार के दिग्गज मार्केट पर अपनी राय देते हुए। अब रुख करते हैं कुछ खबरों का। और इस बीच खाने के तेल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तेल उत्पादकों को नया आदेश दिया है। क्या है ये आदेश और इस खबर के मायने क्या हैं? पूरी डिटेल्स के साथ समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ये कदम खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल से जुड़ा हुआ है। सरकार
सरकार ने एडिबल ऑयल के सभी जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, चाहे वो इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो या जो विक्रेता है, उनसे स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि वो जब एडिबल ऑयल को पैक करेंगे और वो जब बाजार में बेचेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम मेंशन होगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी का जब जिक्र होगा तो उसमें टेम्परेचर फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, उसमें तापमान फैक्टर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आई हैं और सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि टेम्परेचर के होने से जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है एडिबल ऑयल का वो बदल जाता है। मसलन अगर सोयाबीन ऑयल को देखें तो अगर उसमें 21 डिग्री का टेम्परेचर मेंशन किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो अलग होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अगर 60 डिग्री टेम्परेचर को प्रोसेस किया गया है तो उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो घट जाता है। यानी कि टेम्परेचर फैक्टर के जरिए ग्राहकों को सही क्वांटिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। यही वजह है कि सरकार ने कदम उठाया कि एडिबल ऑयल खाद्य तेल की अगर पैकेजिंग हो रही है तो उसमें जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उसी का जिक्र आपको करना होगा और तापमान का फैक्टर, ये टेम्परेचर फैक्टर आपको नहीं लेना होगा। और इस जो आदेश जारी किया सरकार ने, इसको अगले 6 महीने के भीतर ही लागू करना होगा। यानी कि जितने भी एडिबल ऑयल के जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या जो पैकिंग करते हैं उनको अगले 6 महीने के भीतर अपने प्रोडक्ट्स के लेबलिंग में ये बदलाव करना होगा। अधिकतम जो समय सीमा तय करी है सरकार ने वो 15 जनवरी 2023 है। इस समय से पहले ही जितने भी एडिबल ऑयल जो बाजार में बेचे जाएंगे वहां पर ये लेबलिंग में बदलाव करना होगा कि आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम और मास मेंशन करना होगा, लिखना होगा और टेम्परेचर फैक्टर को जिक्र नहीं करना होगा। और नेशनल गैस की कीमतें आसमान पर हैं। गैस की कीमतें बढ़ने का घरेलू गैस कंपनियों पर किस तरह से असर होगा, इस पूरी जानकारी को लेकर हमारे साथ सौमित सरकार जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एशिया में जो स्पॉट गैस प्राइसेस है ओपन मार्केट में वो करीब $66 पर MMBTU पे पहुंच चुका है, जो कि अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई पे है। अब ये CGDs को क्यों इम्पैक्ट करती है, क्योंकि CGDs को 6% ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट जो है, जो CNG और हाउस होल्ड यूज़ के लिए सप्लाई करते हैं, वो उन्हें ओपन मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है और 100% रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्रियल्स को गैस सप्लाई करने के लिए वो भी ओपन मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है। अब चूंकि ओपन मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके वजह से जो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी बढ़ जाएगा और उनके मार्जिन्स पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा गुजरात गैस को, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 के सेल्स देखेंगे तो उसके हिसाब से करीब 71% ऑफ द टोटल गैस रिक्वायरमेंट जो था वो उन्होंने ओपन मार्केट से प्रोक्योर किया था और महानगर गैस ने और IGL ने करीब 17 to 18% गैस रिक्वायरमेंट सिर्फ ओपन मार्केट से लिया था। अब जेफरीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $1 से अगर प्राइस बढ़ जाता है गैस का और अगर वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया गया तो गुजरात गैस के EPS पे इसका करीब 16% का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है और IGL और MGL के EPS पे इसका सिर्फ 2 to 3% का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं तो इंडिया का जो गैस प्राइस होगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी सेकेंड हाफ से करीब 50% से बढ़ सकता है। बट जेफरीज का मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट शायद इस प्राइसेस पे कैप लाएगी और ये एजम्पशन के बेसिस पे वो ऐसा कह रहा है कि अगर गुजरात गैस ने अगर ओपन मार्केट में $30 के रेट से गैस प्रोक्यूर कर लिया तो उनका जो EPS है उसका एक अपसाइड रिस्क है करीब 17% का। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल सकता है गुजरात गैस के EPS में, जो कि करीब 15 to 20% के आसपास हो सकता है। अब IGL के लिए उनका व्यू ऐसा है कि अगर जो करंट सेलिंग प्राइस है उसके तरफ से अगर आप देखेंगे तो अगर स्पॉट गैस प्राइसेस $70 तक भी पहुंच जाता है तो भी उनके मार्जिन सस्टेन करेंगे और MGL के केस में अगर स्पॉट गैस प्राइसेस $60 तक पहुंच जाते हैं तो भी उनके मार्जिन सस्टेन करेंगे करंट सेलिंग प्राइसेस पे। बट चूंकि अब गैस प्राइसेस $66 पर MMBTU पे पहुंच चुका है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मार्जिन कैसे पैन आउट करेंगे सेकेंड क्वार्टर FY23 में और सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित जी सारी जानकारी देने के लिए। और आज हम देख रहे थे तमाम कंपनियों में आज दबाव के साथ कारोबार भी हो रहा था। सबसे ज़्यादा असर गुजरात गैस और उसके बाद MGL और IGL पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस में है शुगर कंपनियां भी, और यहाँ पर खबर आ रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार के जोर के बाद क्या शुगर इंडस्ट्रीज में री रेटिंग हो रही है और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए, ये समझ लेते हैं। और पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए।
जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर जो है एक री रेटिंग का केस बन रहा है। और शुगर कंपनीज़ के बारे में बात करें तो पहले हाई वर्किंग कैपिटल हुआ करते थे, अब वो रिड्यूस होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डाइवर्शन देखने मिल रही है आपको केन की, इसके जो है इम्पैक्ट एक पॉजिटिव पड़ेगी, क्योंकि जो सरप्लस शुगर सेक्टर की इन्वेंट्री है वो कम होने वाली है और शुगर कंपनीज़ के कैश फ्लोज बढ़ने वाले हैं, जैसे कि ओएमसीज़ के पेमेंट्स आएंगे। इसके अलावा जो है ये कंपनी जो है रीअलाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ और हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इथेनॉल जो डिमांड है वो लगभग 15% CAGR बढ़ने वाला है अगले 8 साल में। तो ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और शुगर का थीम जो है अब कमोडिटी से जो है एक्सचेंज होके जो है आप कह सकते हैं एनर्जी थीम में जा रहा है। अब थोड़ी डीलेवरेजिंग के आंकड़ों के भी बात कर लेते हैं कि शुगर कंपनीज जो है इंस्टीट्यूशनल जो इक्विटीज़ ने कहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि FY15 में जैसे 5.6 नेट डेट एबिटा रेशियो था, वो अब घटते घटते ऑलमोस्ट FY21 में 1.2 टाइम्स नेट डेट एबिटा हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कर्ज की जो है उसमें कमी देखने मिल रही है। और इसके अलावा दूसरे साइड एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी कंपनीज जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंशन देखने मिल रहे हैं। अगले 3 साल जो है लगभग 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ेंगे। अब उसी जगह अवध शुगर ले लीजिए, धामपुर शुगर ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने मिल रही है। इसके अलावा लेकिन हम बात करेंगे कि भारत में अभी भी लॉन्ग वे है, बहुत बड़ा स्कोप है इथेनॉल में। अगर ब्लेंडिंग फ्यूल देखें तो 10% टच किए हैं ओवरऑल। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा के भी आंकड़े यही हैं। हालांकि पैराग्वे और ब्राज़ील जो है आपके सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पे जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की नंबर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन एक लंबा वे जो है इथेनॉल को अभी भी तय करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरद जी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। वंदे भारत पैसेंजर ट्रेनों की जबरदस्त सफलता के बाद अब इंडियन रेलवे इस सेगमेंट में माल ढुलाई भी शुरू करने जा रहा है। दरअसल रेलवे सेमी हाई स्पीड गति शक्ति एक्सप्रेस को शुरू करने वाला है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए। सेगमेंट की वंदे भारत ट्रेन की सफलता से उत्साहित होकर के भारतीय रेलवे अब फ्रेट सेगमेंट यानी कि माल ढुलाई के लिए एक वंदे भारत जैसी ही ट्रेन बना रहा है, जिसको जल्द ही रोल आउट किया जाएगा, यानी कि उसको पटरियों पर उतारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन होगा। वंदे भारत के लगभग उसी प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चरण में यानी कि पहले फेज में मात्र 2 गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाएंगी और उसके बाद जिस तरीके का इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके लार्जर प्रोडक्शन की तरफ रेलवे कदम बढ़ाएगा। लेकिन नई गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए रेलवे नए कस्टमर्स को, नए प्लेयर्स को आमंत्रित करना चाहेगा कि वो भारतीय रेलवे की तरफ रुख करें अपने माल ढुलाई के लिए। और इसमें संभवतः ई कॉमर्स प्लेयर और साथ ही साथ जो कुरियर सेगमेंट के बड़े दिग्गज नाम हैं उनको भी आकर्षित करना चाहेगा। सूत्रों के मुताबिक ये जो गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें 16 कोचेज होंगे और इसमें कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट जैसा नहीं होगा। शुरुआत के 2 कोचेज रेफ्रिजरेटेड होंगे, यानी कि उसमें अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट जैसा आइटम उसको डिलीवर करना है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो इस नई गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन को इसी साल के अंत तक तकरीबन दिसंबर जनवरी में इसको रोल आउट करने की योजना है। और उसके बाद रेलवे ये भी माना जा रहा है कि रोल आउट करने से पहले नवंबर के महीने में जो संभावित नए कस्टमर हो सकते हैं उनके साथ बैठकों का दौर करेगा, ताकि उनको वो आकर्षित कर पाए। तो फ्रेट सेगमेंट में माल ढुलाई में रेलवे की ये एग्रेसिव प्लानिंग है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की जैसे ही एक फ्रेट सेगमेंट की ट्रेन जिसको गति शक्ति एक्सप्रेस का नाम दिया जाएगा और इसको जल्दी पटरियों पर दौड़ाने की योजना है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे और लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।